नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो क्या है। इसके लिए ऑप्शन में कहा गया है कि कक्षा में विविधता मनाती है अर्थात तो जो क्लास होती है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं डाइवर्सिटी को ये क्या करती है, सेलिब्रेट करती है, या कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, या ऑप्शन सी में कहा गया तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है, या ऑप्शन डी में कहा गया हाशिए के समूह से शिक्षकों को समावेशित करती अर्थात इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अर्थात यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाए इसका ऑप्शन जो रहेगा वो कक्षा में विविधता जो है मनाते था, अलग अलग बच्चे जो होते हैं उनको एक साथ यहाँ पे लाने की कोशिश करती है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि कक्षा में विविधता को स्वीकारना और सम्मानित करना। अर्थात तो इसका मेन कार्य होता है कि जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो अलग अलग जात धर्म के हों, समूह के हों, या उनके अलग अलग शारीरिक विकलांगता हो या अलग अलग उनकी संरचना हो, फिर भी यहाँ पे क्या उनको एक साथ लाने की कोशिश करता है। इसमें हर छात्र चाहे वह विशेष आवश्यकता वाला हो या विभिन्न सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला हो, उसे समान अवसर मिलते हैं। समावेशी शिक्षा भेदभाव और वर्गीकरण के बजाय हर प्रकार की विविधता का सम्मान करती है। कठोर प्रवेश प्रक्रियाएं या सिर्फ तथ्य थोपने की प्रवृत्ति समावेशिता के सिद्धांत के विरुद्ध होती है। इसी तरह केवल हाशिए के समूह के शिक्षकों को समावेशित करना समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विविधता मनाती है और वाली विशेषता को सही रूप में प्रस्तुत करती है। आप थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कक्षा कक्ष में ध्यान ना देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीका है। अर्थात जो बच्चे अच्छे से कार्य नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं उनसे निपटने के लिए क्या अच्छा तरीका, इससे क्वेश्चन संबंधित है। बात की गई कि विच इज द बेस्ट वे टू डील विद चिल्ड्रेन हु डू नॉट पे अटेंशन इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु तो उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना चाहिए। अर्थात यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है जो कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बी में कहा गया बच्चों को बार बार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन का ऑप्शन ही हो सकता है। आगे ऑप्शन में कहा गया सी में कक्षा के सामने बार बार कर्कशित करना ताकि बच्चे समझें, या डी में कहा गया बच्चे को सर्वाधिक विमर्शकता यून क्षेत्र में बैठने देना। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन जो रहेगा वो इसका बी वाला रहेगा कि बच्चों को बार बार ब्रेक देना अर्थात छुट्टी देना, अर्थात थोड़ा सा काम करें फिर उनको थोड़ा सा आराम देना चाहिए, फिर उनको काम करने के लिए देना चाहिए। इनसे उनको कार्य करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का, इसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा में ऐसे बच्चों के लिए जो ध्यान नहीं देते हैं उन्हें बार बार डांटना या सर्वाधिक विचलित क्षेत्र में बैठाना प्रभावी नहीं होता है, बल्कि बच्चे के ध्यान की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखने के लिए उसे बार बार छोटे ब्रेक देना सबसे बेहतर तरीका होता है। इससे बच्चा मानसिक रूप से थका नहीं रहेगा और उसका ध्यान बार बार रीसेट हो सकेगा। यह तरीका विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उनका सहयोग करता है और उनकी एकाग्रता को धीरे धीरे बेहतर बनाता है। थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो अन्य विकल्प जैसे कि कक्षा में डांटना अर्थात कक्षा के अंदर उनको पनिशमेंट करना या ध्यान भटका क्षेत्र चुनना या बच्चे के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। वहीं पे काम करते वक्त खड़े रहना कुछ बच्चों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावी उपयोग जो है ये नहीं हो सकता है। तो केवल बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना ये सबसे अच्छा तरीका होता है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है कि पिछड़े बच्चे अर्थात बैकवर्ड चिल्ड्रन आर क्या होते हैं, मंद शिक्षार्थी होते हैं, या उनकी बुद्धि लब्धि जो 80 से 90 होती है, या वो जो होते हैं कुसमायोजित व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग हों, या इनमें से सभी होंगे। क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा इस पे बात किया जाए तो पिछड़े बच्चों की श्रेणी में अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं। जो पिछड़ा वर्ग होता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन, उनके अंदर बहुत सारे अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से न्यून रहता है, अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 80 से 90 के बीच में होती है, जो पढ़ाई में सामान्य गति से पीछे रह जाते हैं, अर्थात तो मंद शिक्षार्थी कहलाते हैं। और वे जिनका व्यवहार सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होता है, या मानसिक तौर पर अस्वस्थ होते हैं, या कुसमायोजित या मानसिक रूप से बीमार होते हैं। शिक्षा व्यवस्था को इन सभी बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए एवं इन्हें विशेष सहयोग, मार्गदर्शन और अवसर देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चे जब कमज़ोर होते हैं या पिछड़े वर्ग की जो कैटेगरी के होते हैं उनको विशेष सहयोग देने चाहिए, उनको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन भी देना चाहिए, बहुत सारे अवसर देने चाहिए जो जिससे वो भी आगे बढ़ सकें और अपना अच्छे से विकास कर सकें। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसके अंदर कहा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अर्थात द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर होंगे, ऑप्शन ए में कहा गया है वंशानुगत होता है, बी में कहा गया पारिवारिक परिवेश होता है, सी में कहा गया परिवार की सामाजिक स्थिति होता है, या डी में कहा गया इनमें से सभी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे का विकास होगा या जिसका भी मानसिक बच्चे का विकास होगा उसके लिए वंशागत तथा हेरिडिटी भी जरूरत पड़ेगी, फैमिली इन्वायरमेंट भी निर्भर करता है, और सोशल स्टेटस कैसा उस पर भी निर्भर करता था। तो ये तीनों फैक्टर जो होते हैं किसी के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं, थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो मानसिक विकास पर अनेक प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बात करें वंशानुगतता, हेरिडिटी, जो कि माता पिता के आनुवंशिक गुणों में बच्चे में आते हैं, अर्थात जो माता पिता होते हैं उनके कुछ गुण जो होते हैं बच्चों के अंदर आते हैं, ये आनुवंशिकता के कारण आते हैं तथा हेरिडिटी के कारण आते हैं, जिससे उनके बौद्धिक स्तर, विशेषताओं और व्यक्तित्व पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ जो इंटेलिजेंस होते हैं लोग, उनके बच्चे अधिकतर इंटेलिजेंस होते हैं, और अगर रंग रूप की बात करें तो भी काफ़ी मैटर करता है, उनके जो होते हैं हेरिटेज था तो उनकी आनुवंशिकता के ऊपर निर्भर करते हैं। अब थोड़ा सा बात करें पारिवारिक परिवेश जो होता है, फैमिली इन्वायरमेंट, परिवार का वातावरण, सहयोग, संस्कार, शिक्षा आदि बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वहीं पे बात करें आगे तो परिवार की सामाजिक स्थिति तथा सोशल स्टेटस जो होता है वो परिवार की आर्थिक सामाजिक रूप से जितना अच्छा होता है बच्चों को उतने बेहतर संसाधन, शिक्षा और अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी मानसिक वृद्धि होती है। आप थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन का डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 5 नंबर, उस पर बात करते हैं, जिसमें कहा गया कि अग्रिम व्यवस्थापक को प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए में व्यक्तिक, बी में सामाजिक अंतःक्रिया, सी में सूचना प्रक्रियाकरण, डी में व्यवहार परिमर्जन होता है। आप थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें तो विच फैमिली इज एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल रिलेटेड टू इंडिविजुअल सोशल इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अर्थात कहा गया अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी रहेगा वो सूचना प्रक्रियाकरण था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से संबंधित होता है। क्यों होता है इस पर अगर बात किया जाए तो अग्रिम व्यवस्थापिक प्रतिमान अर्थात एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल मुख्य रूप से सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। यह प्रतिमान या मॉडल सूचना के संप्रेषण, उसे ग्रहण करने, विश्लेषण करने और उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। शिक्षक या व्यवस्था संचालक द्वारा सूचना को व्यवस्थित ढंग से तैयार करके उसे स्पष्ट और
तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य ध्यान सूचना के शैलीबद्ध प्रवाह, विश्लेषणात्मक दृष्टि और उद्देश्य की प्राप्ति पर होता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो सूचना प्रक्रियाकरण परिवार में शिक्षण अधिगम से जुड़े कई मॉडल आते हैं, जिनका मूल उद्देश्य सीखने वाले में तार्किक, विश्लेषणात्मक और निष्कर्ष निकालने की क्षमता को विकसित करना है। इसमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, तर्क शक्ति और रणनीति निर्माण पर जोर दिया जाता है। इसी कारण जब भी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की बात आती है तो वह सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इवैल्यूएशन। क्या नहीं है यहाँ पे लक्षण मूल्यांकन का? तो ऑप्शन ए में कहा गया व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली एक व्यापक प्रक्रिया, या बी में कहा गया पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जानने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया, या सी में कहा गया यह कार्य के अंत में किया जाता है, या शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो यहाँ पे बात किया गया जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका यहाँ पे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह कार्य के अंत में किया जाता है, जो कि सही नहीं। मूल्यांकन बीच में भी किया जा सकता है, इसलिए बीच बीच में मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कोर्स के शुरुआत, मध्य और अंत में होती है। यह सिर्फ कार्य के अंत में नहीं किया जाता बल्कि निरंतर किया जाता है, ताकि विद्यार्थी के प्रगति का विश्लेषण समय समय पर हो सके। व्यवहार के तीनों क्षेत्र जैसे कि संज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, क्रियात्मक हो सकता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा शिक्षा विद्यार्थियों दोनों की जरूरतों का ध्यान मूल्यांकन में रखा जाता है। यह कार्य के अंत में किया जाता है को केवल मूल्यांकन का लक्षण मानना सही नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा या कार्य की समाप्ति समय नहीं होता बल्कि निरंतर प्रक्रिया होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी क्लासरूम में पढ़ाई होती है तो वहां पे शुरुआत से ही लेके शुरुआत में भी कुछ यहाँ पे मूल्यांकन किए जाते हैं, अर्थात बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आंसर ये बताओ वो बताओ। अर्थात बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुरुआत में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात जो यहाँ पे वो होता है हमारा यहाँ पे मूल्यांकन, वो एक सतत प्रक्रिया है, ना कि केवल अंत में पूछे जाने वाले। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो अंत वाला था सी, वो वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहाँ पे कहा गया है कि किस श्रेणी कक्षा में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषताओं की आहरण करते हैं। किसमें करते हैं? तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनावादी के, या पारंपरिक या रचनावादी। तो यहाँ पे सामाजिक जो रचनात्मकवादी जो होते हैं उनके अंदर जो होता है पे श्रेणी कक्षा में वास्तविक दुनिया का समस्याएं जो होती हैं वो जटिल छात्र एवं एक दूसरे पर विशेषताओं के आहरण होते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सामाजिक जो रचनावाद होता था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षा का जोर आभासी सहभागिता, असली दुनिया की समस्याओं पर काम और परियोजनात्मक शिक्षण पर होता है। इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाते हैं। विद्यार्थी सक्रिय रूप से समस्या का हल निकालने में जुटे रहते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। ये श्रेणी ज्ञान के निर्माण को सामाजिक वातावरण, संवाद और सहयोग की प्रक्रिया मानती है। शिक्षक केंद्रित या पारंपरिक कक्षा में शिक्षण निर्देशात्मक होता है। इसमें शिक्षक मुख्य स्थान रखता है और बच्चा केवल सुनता या लिखता है, जबकि सामाजिक रचनावादी कक्षा में साझेदारी और मूल्य निर्माण होता है। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि
बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। अच्छा, जो बच्चे होते हैं अर्थात बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ए में कहा गया बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पे, या बी बेहतर विद्यालयी शिक्षा पर, या बच्चों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी पे जो है निर्भर करता है भाषा की, अर्थात बच्चों की जो भाषा का विकास होता है वो समाज की आर्थिक पर निर्भर करता है, विद्यालयी कक्षा पर निर्भर करता है, और बच्चों को जो स्वतंत्रता होती है अभिव्यक्ति की उस पर भी निर्भर करता है। थोड़ा सा बात करें तो बच्चों का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि यदि परिवार का सामाजिक और आर्थिक वातावरण बेहतर है तो बच्चों को सुनने, बोलने और सीखने के बेहतर अवसर मिलते हैं। वहीं पे स्कूल में अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक व सहयोगी वातावरण बच्चों की भाषा का विकास तेजी से करते हैं। वहीं पे जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है तो उनकी भाषा और संप्रेषण क्षमता में तेजी से अग्रसर तो होती हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके अंदर कहा गया है कि एक 11 वर्षीय बालक है जो कि स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। अर्थात कोई 11 वर्ष का बच्चा है और स्टैनफोर्ड बीने का जो प्रयोग है उसकी सहायता से उनका जो होता है बुद्धि मापी गई वो 130 अंक आती है। वहीं पे सामान्य प्रायिकता वर्ग में म्यू बराबर 100 है और सिग्मा बराबर 15 मान ले तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए। इसे बच्चे से प्राप्त किया गया, तो इस बच्चे से प्राप्त होगा क्या होगा, देखो यहाँ पे। तो पहले हम फार्मूला जानते हैं, जेड स्कोर क्या होता है, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू, जहाँ पे जेड यहाँ पे दिया गया 2% देखता है। वहीं पे आप देखेंगे, या सॉरी एक्स यहाँ पे हमें दिया गया था एक्स माइनस म्यू, एक्स यहाँ पे इनका 130 दिया गया था, म्यू 100 है, बट सिग्मा यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड बराबर 2% दिखाई देता है, तो इसमें जेड माइनस जहाँ जेड बराबर 2, तो दाएं सिर्फ 2.2 बच्चे होते हैं, यानी इसमें छात्र लगभग 97.972 बच्चों से बेहतर प्रदर्शन किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, या इनमें से सभी। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और जो भी सही ऑप्शन है उसको चेक करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके आसानी से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।